हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबी ई लर्निंग में। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के सेकंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर, जो कि आपके सपोर्ट में 10वां होगा बुक में, जो सेकंड बुक है उसका दूसरा चैप्टर होगा, तो वो लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मतलब आज़ादी। तो आज इस चैप्टर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जो मेन एमसीक्यू बन सकते हैं वो बताऊंगा, साथ में आपको क्या क्या पॉइंट याद करने वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और जो साथी पहली बार जुड़े एनबी लर्निंग से वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो स्वतंत्रता मतलब क्या होता है, पहले अपने आप से सवाल पूछो बच्चों। स्वतंत्रता मतलब होता है आज़ादी। आज़ादी यानी हमें कोई रोक टोक ना हो, हम कुछ भी कर सकें, हम कहीं भी आ सकें, कुछ भी बोल सकें। ये सब किस में आ जाएगा? स्वतंत्रता में। यानी कुछ भी करने की आज़ादी, कुछ भी करने की आज़ादी को हम स्वतंत्रता कहते हैं। ठीक है। और हमारा देश स्वतंत्र कब हुआ था आपको याद होना चाहिए। 15 अगस्त 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था। ठीक है। लेकिन देश तो आज़ाद हो गया, पर लोगों के लिए स्वतंत्रता का मतलब अलग अलग होता है। जैसे एक जेल में कैदी है, उसके लिए स्वतंत्रता का मतलब होगा जेल से छुटकारा पाना। एक जो मजदूर है, तो उसके लिए स्वतंत्रता का मतलब होता है टाइम से घर जाना, परिवार को पालना पोसना। तो स्वतंत्रता का हर व्यक्ति के लिए अलग अलग अर्थ है, लेकिन हम साधारण शब्दों में इस टॉपिक को समझेंगे। तो पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों, वो है कि स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में है। स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। सबसे पहले स्वतंत्रता क्या है बेटा? एक मौलिक अधिकार है। हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार दे रखे हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार दे रखे हैं, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, संवैधानिक, ये सब। तो एमसीक्यू में महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कहां से कहां तक है। तो 19 से 22 तक में वर्णित है स्वतंत्रता का अधिकार। जो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो ये पढ़ने वाले हैं कि स्वतंत्रता का क्या आदर्श है, आखिर स्वतंत्रता होती क्या है, स्वतंत्रता का आदर्श प्रतिबंधों के स्रोत क्या हैं, प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों होती है, हानि का सिद्धांत किसने दिया, लिबर्टी और फ्रीडम में क्या अंतर है, नकारात्मक सकारात्मक दो इसके आयाम हैं। इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम। तो आपने नेल्सन मंडेला जी का नाम सुना होगा, दक्षिण अफ्रीका के पितामह। जैसे भारत के महात्मा गांधी हैं, वैसे दक्षिण अफ्रीका के पितामह हैं नेल्सन मंडेला, जो कि 28 साल तक जेल में रहे। 28 साल तक कहाँ रहे? जेल में रहे। 28 साल तक जेल में रहे किस लिए? क्योंकि ये जो रंग भेद नीति थी, कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में जो काला गोरा भेदभाव था, रंग भेद नीति थी, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसके लिए इनको 28 साल जेल में डाल दिया गया। इन्होंने अपनी पुस्तक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसमें लॉन्ग मिसिंग है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी आज़ादी की ओर लंबी दूरी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखी नेल्सन मंडेला ने। और आंग सान सू ये कहाँ से संबंधित है? तो बेटा ये है आपका म्यांमार, म्यांमार कंट्री से संबंधित है आंग सान सू, और नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका। तो 2 पॉइंट ये आपके महत्वपूर्ण हो गए कि कौन सा राजनेता किससे संबंधित है। ठीक है। तो नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पितामह हैं, और आंग सान सू जिन्होंने एक पुस्तक लिखी फ्रीडम फ्रॉम फियर, यानी आज़ादी से, डर से आज़ादी। तो फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसने लिखी? आंग सान सू ने लिखी। ठीक है। और उन्होंने कहा कि गरिमामय जीवन जीने के लिए भय मुक्त होना जरूरी है। गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए डर से आज़ाद होना जरूरी है। ये आंग सान सू की पुस्तक में से निकल के आता है। तो 2 बंदों की बात आपने सुनी, तो मैं एक का जिक्र और कर देता हूं, वो है महात्मा गांधी जी। तो गांधी जी ने भी भारत को स्वतंत्र कराने के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया। ठीक है। तो हमारे देश के गांधी जी भारत के, दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला, और आंग सान सू कहाँ की है? म्यांमार की। आखिर स्वतंत्रता क्या है? क्योंकि चैप्टर का नाम भी स्वतंत्रता है, तो स्वतंत्रता है क्या, इससे आप क्या समझते हो, इसके बारे में हम विस्तार से समझते हैं। बेटा आप एक ही वीडियो से आप पूरा चैप्टर इतने अच्छी तरह समझ जाओगे कि कहीं और आपको पढ़ना या ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सामान्यतः
स्वतंत्रता को प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अभाव के रूप में माना जाता है। अभाव मतलब कमी, प्रतिबंध क्या होते हैं? जिस काम करने की मनाही हो। यानी स्वतंत्रता को हम कहेंगे कि जहाँ पर कोई प्रतिबंध ना हो, जहाँ पर कोई सीमा ना हो, माना वहाँ पे स्वतंत्रता व्याप्त है। इस संदर्भ में जो चाहे सो करो, यानी आज़ादी का मतलब क्या लेते हैं? जो चाहे सो करे का पर्यायवाची समझा जाता है। इन शॉर्ट, बाहरी प्रतिबंधों का अभाव। तो कोई आपको पूछता है बच्चों कि स्वतंत्रता क्या है, तो स्वतंत्रता बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है। स्वतंत्रता क्या है बच्चों? बाहरी प्रतिबंधों का अभाव। ठीक है, यानी जो चाहे सो करे वह है स्वतंत्रता। लेकिन बहुत सारे विचारकों ने अलग अलग इसकी कंसेप्ट के बारे में बताया है। उसमें से एक हॉब्स ने कहा है, हॉब्स ने क्या कहा है? जो चाहे सो करो का मतलब होता है स्वतंत्रता की स्थिति, यानी प्राकृतिक अवस्था में उपलब्ध होती है। आपको पता है, आपने पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंसान जब पैदा होता है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। आपने आदि मानव की स्टोरी पढ़ रखी है। आदि मानव के टाइम में सब प्राकृतिक अवस्था में थे, कोई कहीं भी जा सकता था, किसी का भी शिकार कर सकता था, कुछ भी खा सकता था। तो हॉब्स ने कहा है कि जो चाहो सो करो का मतलब है स्वतंत्रता, यानी बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी के कहने से अपने मन से कुछ भी करना, जो कि प्राकृतिक अवस्था में ही उपलब्ध हो सकती है। तो हॉब्स ने तो कह दी बहुत बड़ी बात कि जो चाहे सो करो का मतलब स्वतंत्रता, यानी कि प्राकृतिक अवस्था में ही उपलब्ध होती है। दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता का अर्थ क्या है वो भी सुन लेते हैं कि मानव को उस कार्य करने का अधिकार जो वह करने योग्य हो। यानी जो इंसान जो कार्य करने योग्य हो वो करने दिया जाए तो स्वतंत्रता है। जैसे आपके घर में बाइक है लेकिन आपका लाइसेंस नहीं बना, आप स्वतंत्रता चाहते हो कि मैं भी बाइक चलाऊं, तो ये आप स्वतंत्रता चाहते हो। यानी आपको आज़ादी होनी चाहिए बिना रोक टोक के बाइक चलाने की, कुछ भी करने की। कोई व्यक्ति है जिसको कहीं जाना है, वो बस में कहीं भी बैठ जाए तो स्वतंत्रता है ये। आपको कुछ भी मनपसंद खाने की, किसी भी ईश्वर की पूजा करने की, किसी भी राज्य में बसने की, ठीक है, ये सब क्या है? स्वतंत्रता है। व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना, ऐसी परिस्थितियों का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें। तो स्वतंत्रता किस लिए जरूरी है? अपनी प्रतिभा का विकास कर सकें। भाई देखो, मान लो अगर आपको कोर्स चुनने की आज़ादी नहीं होती या आपको आर्ट्स स्ट्रीम लेने की आज़ादी नहीं होती, तो क्या आज अभी वीडियो देख रहे होते? क्या आप ये पढ़ रहे होते? तो आपको आज़ादी मिली है। आज़ादी ये भी है कि आप किसी भी चैनल से पढ़ सकते हो, किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो। तो क्या है ये बेटा? तो व्यक्ति को उस कार्य को करने का अधिकार जो वे करने योग्य होता है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, वॉरकर ने क्या कहा है कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं से जुड़ी हुई है। बिल्कुल सही पॉइंट कहा है वॉरकर ने। इसका अर्थ होता है बेटा कि अगर आपको आज़ादी मिली है तो अन्य को भी आज़ादी मिलनी चाहिए। जैसे मान लो कोई पुलिस वाला बिना वजह किसी को मारता है तो क्या हुआ? तो उन लोगों की आज़ादी छिन गई ना। तो आज़ादी का मतलब है कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं के साथ जुड़ी हुई है। तो स्वतंत्रता व्यक्तित्व के विकास की सुविधा प्लस तर्क संगम बंधन है, यानी कि सुविधा और बंधन दोनों है स्वतंत्रता। तो अब आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि स्वतंत्रता का हम जो अर्थ यूज करते हैं वो है आज़ादी, बाहरी प्रतिबंधों से आज़ादी। बाहरी प्रतिबंधों से आज़ादी, इसका मतलब है स्वतंत्रता। ठीक है, बाहरी प्रतिबंध क्या होते हैं? यानी कोई दूसरा बंदा ना टोके आपको, आप अपने मन से कुछ भी करें, कोई दूसरा बंदा, कोई दूसरा व्यक्ति आपके काम में कोई भी प्रकार का दखल ना करे, उसे हम स्वतंत्रता कहेंगे। और 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, आंग सान सू। महात्मा गांधी इंडिया, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका और आंग सान सू म्यांमार। तो ये आपको कंट्री याद होगी हैंड टू हैंड। इनकी पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किसने लिखी है बेटा? महात्मा गांधी ने। नेल्सन मंडेला ने कौन सी लिखी है? अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखी है किसने? नेल्सन मंडेला ने। और आंग सान सू ने क्या लिखा है? फ्रीडम फ्रॉम फियर। फ्रीडम फ्रॉम फियर। ठीक है बेटा, ये आपकी 2-3 बुक्स हैं, आपको याद करनी है। ये मल्टीपल चॉइस में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। इन तीनों व्यक्तियों ने शासन में भेदभाव, शोषणात्मक, दमनात्मककारी,
नीतियों का विरोध कर स्वतंत्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाया। तो इन तीनों लोगों ने आज़ादी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। तो बेटा स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार की आपको याद रखना है। कौन कौन सी? प्राकृतिक, व्यक्तिगत, राजनीतिक, आर्थिक। तो 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं होती हैं। प्राकृतिक स्वतंत्रता के बारे में बताता हूं आपको। व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ करने की पूर्ण आज़ादी। व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ करने की आज़ादी, ठीक है, इसे प्राकृतिक स्वतंत्रता कहते हैं, है ना। कि मानव के कार्यों में किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए, यानी इंसान पैदा होते ही जो करना है करन दो, उसे मना मत करो। गोली मार रहा है गोली मारन दो, जहर खा रहा है जहर खान दो। तो ये क्या है? ये प्राकृतिक, कि व्यक्ति को इच्छा अनुसार कुछ भी करन दो, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, भाड़ में जान दो। अब व्यक्तिगत, प्राकृतिक तो आपने पढ़ ली। व्यक्तिगत के बारे में, व्यक्तिगत को इंग्लिश में पर्सनल फ्रीडम कहते हैं। निजी मामलों में स्वतंत्रता, जैसे कि आप निजी मामलों क्या होगा? आप क्या खा रहे हो, क्या पूजा कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कौन सी किताब पढ़ रहे हो, ठीक है, फ़ोन में क्या कर रहे हो, ये आपका क्या है? निजी मामलों में स्वतंत्रता। यानी आप किससे मिल रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, ये सब क्या आएगा? निजी मामलों में स्वतंत्रता। तो आपका ये हो गया व्यक्तिगत में। जीवन की सुरक्षा, यानी कोई आपको मार रहा है या कोई आपके साथ गोली मार रहा है तो आप उससे बच सकते हो। जीवन की सुरक्षा, विचार की, अभिव्यक्ति की, आस्था की। तो ये व्यक्तिगत है, यानी इससे किसी दूसरे के जीवन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। स्वतंत्रता के व्यक्तिगत प्रकार से किसी और की स्वतंत्रता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राजनीतिक स्वतंत्रता क्या होती है बच्चों? राज्य के कार्यों में भाग लेना, वोट डालना, कोई भी पार्टी बनाना, किसी भी पार्टी में शामिल होना, चुनाव लड़ना, ये सब। मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, शासन की नीतियों का विरोध करने का, जैसे किसानों ने अभी धरना दिया तो ये क्या हो गया? ये राजनीतिक स्वतंत्रता में आ गया कि हमारे देश में विरोध करने का, हड़ताल करने का, मतदान, ये सब अधिकार सबको मिला हुआ है। बात करते हैं आर्थिक अधिकार की। तो आर्थिक अधिकार का अर्थ होता है कोई लाभकारी पद पाने या कारोबार। भाई कोई भी जॉब की तैयारी कर लो आप, अगर आप उसके लायक हो तो आपको जॉब मिल जाएगी, वो आर्थिक आधार। आपको कोई बिजनेस करना है वो कर लो, वो आपका आर्थिक। अभाव से मुक्ति, यानी कि आप अपनी गरीबी दूर करने के लिए कोई भी काम कर सकते हो। वस्तुओं के उत्पादन वितरण करने का भी अधिकार, ये सब किस में आ जाएगा? आर्थिक में। तो स्वतंत्रता 4 प्रकार की होती है बच्चों। कौन कौन सी? प्राकृतिक, व्यक्तिगत, राजनीतिक और आर्थिक। वेरी गुड। तो बेटा स्वतंत्रता और भी आयाम है इसके, उदारवादी और मार्क्सवादी। उदारवादी एक सोच, एक लोग है जो इस सोचते हैं कि व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है, व्यक्ति को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। जबकि मार्क्सवादी मानते हैं कि संपत्ति ही सब मुसीबत का जड़ है। तो एक मार्क्सवादी जो समाजवादी को, यानी मार्क्सवादी का संबंध समाजवादी से कहेंगे हम, और उदारवादी का संबंध व्यक्ति से जुड़ा होता है कि व्यक्ति को पूरे अधिकार होने चाहिए। ये सब पॉइंट है। तो ऐतिहासिक रूप से उदारवाद ने मुक्त बाजार, यानी कोई भी बंदा कोई भी काम कर सकता है, राज्य की न्यूनतम पक्ष लिया है, यानी सरकार किसी व्यक्ति के काम में कोई दखल न करे, ये उदारवादी मानते हैं। उदारवादी व्यक्ति को आज़ादी देने के पक्ष में है, उदारवादी व्यक्ति को आज़ादी देने के पक्ष में है। लेकिन अब वे कल्याणकारी राज्य की भूमिका को, कि अब वो उदारवादी मानते हैं कि राज्य कल्याण करेगा। राज्य कल्याणकारी रूप क्या होगा? कि राज्य लोगों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करेगा, उनका विकास करेगा, उनके मामले में हस्तक्षेप कम से कम करेगा। जैसे कि चाइना में उदारवाद है ही नहीं, चाइना में आप कुछ भी बिना पूछे सरकार के कर नहीं सकते। और उदारवाद ये भी मानता है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने की जरूरत है। तो उदारवादी कल्याणकारी राज्य से जुड़ा हुआ है बेटा, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल। अगला एक होता है सकारात्मक उदारवादी। सकारात्मक उदारवादी क्या है? जो हॉब्स और लॉक, इसका समर्थन कौन करते हैं? हॉब्स और लॉक और लास्की, ये 3 अलग लोग हैं। हॉब्स, लॉक और लास्की, ये 3 लोग सकारात्मक उदारवादी के समर्थन है। इनका कहना है कि कानून व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, यानी कि व्यक्ति की आज़ादी ठीक है लेकिन कानून होना चाहिए। तो हॉब्स, लॉक और लास्की कहता है कि कानून व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। सार्वजनिक हित में व्यक्तियों को सर्वोत्तम विकास के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए उचित प्रतिबंध। तो प्रतिबंध और कानून कौन चाहते हैं? सकारात्मक उदारवादी चाहते हैं कि स्वतंत्रता भले व्यक्ति को दो, उसको आज़ादी पूरी दो, कुछ भी करने दो, लेकिन कानून और प्रतिबंध होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोरोना फैल रहा है,
अब अगर बिना मास्क के तुम खांस रहे हो, छींक रहे हो, तो ये क्या है, इससे तो बीमारी और फैलेगी। तो इसकी रोकथाम के लिए सरकार कुछ नियम बना रखे हैं कि मास्क पहनो वरना 2000 जुर्माना भरो। ठीक है, तो प्रतिबंधों का समर्थन किन्होंने किया है? सकारात्मक उदारवादियों ने प्रतिबंधों का समर्थन किया है। ठीक है, उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे मूल्यों से अधिक वरीयता देते हैं। वे आमतौर पर राजनीतिक सत्ता को संदेह की नज़र से, यानी उदारवादी मैंने आपको पहले बताया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ही महत्व देते हैं, जबकि मार्क्सवादी को हमने समाजवादी कहा है। आपने ऊपर के 3 पॉइंट ये क्या है, उदारवादी संबंधित हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, नोट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मार्क्सवादी जो कि समाजवादी है कि सामाजिक जीवन के ढांचे में उपलब्ध आर्थिक स्वतंत्रता। समाजवादी मार्क्सवादी कहते हैं कि व्यक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार दौलत कमाने का अधिकार होना चाहिए। स्वतंत्रता की मार्क्सवादी धारणा सभी लोगों को लिए इसके समान हितों की कामना करती है। वर्गों के बोझ से दबे हुए बुर्जुआ समाज में उनके नियतार्थ, जितने भी मार्क्सवादी, उनकी सोच है कि ये जो अमीरी गरीबी है, इससे ही असमानता जन्म होती है, इससे आज़ादी खत्म होती है। तो मार्क्सवादी चाहते हैं कि स्वतंत्रता तभी आएगी जब सभी वर्गों के पास समान रूप से धन दौलत हो। इसलिए जब तक पूंजीवादी व्यवस्था के स्थान पर समाजवादी व्यवस्था नहीं आ जाती, स्वतंत्रता संभव नहीं है। तो मार्क्सवादी क्या कहते हैं बेटा? मार्क्सवादी का एक ही लॉजिक है कि पूंजीवादी को हटाओ और समाजवादी को लाओ। पूंजीवादी क्या होता है? कुछ लोग पैसे कमा के बहुत रईस हो जाते हैं। तो पूंजीवादी का विरोध कौन करता है? मार्क्सवादी। और समाजवादी का पक्ष कौन रखता है? मार्क्सवादी। ठीक है, तो ये आपके, और मार्क्सवादी का समर्थक कौन है? मार्क्सवादी विचारधारा दी है कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने मार्क्सवादी की विचारधारा दी है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आदर्श प्रतिबंधों के स्रोत। प्रतिबंधें कहाँ से उत्पन्न होती हैं या क्या स्रोत है प्रतिबंध कहाँ से? तो प्रतिबंध हम बलपूर्वक कानून के माध्यम से लगा सकते हैं। प्रतिबंध कहाँ से उत्पन्न होते हैं? बल से, कानून से, प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण से, कल्याणकारी राज्य की कंसेप्ट से, आर्थिक असमानता कारण से, सामाजिक असमानता कारण से। तो ये कारण है जो प्रतिबंध उत्पन्न करते हैं। भाई देखो, अगर सभी लोग खुश हैं, सबके पास समान पैसा आ रहा है, तो ऊंच नीच नहीं रहेगी, कोई लड़ेगा नहीं, कोई झगड़ेगा नहीं, सब आज़ाद हैं। जैसे कि राम राज्य, एक आपने वर्ड सुना होगा राम राज्य, कि राम राज्य कहते हैं ना हमारे मोदी जी की राम राज्य लाएंगे। राम राज्य का मतलब क्या है? कि सभी को इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से कमाने की, पैसे इकट्ठा करने की, खुश रहने की, कहीं भी घूमने की आज़ादी होनी चाहिए। तो आदर्श प्रतिबंध क्या होते हैं कि अगर आपको कल्याणकारी राज्य चाहिए तो जो समाज के दुश्मन है उनको सजा देनी पड़ेगी। तो ये प्रतिबंधों के स्रोत हैं बेटा। और आवश्यकता क्यों है प्रतिबंधों की, ये भी देख लो। सेम उसका उल्टा हो जाएगा कि सीमित संसाधनों का उचित प्रयोग। पेट्रोल सीमित है, अगर कोई रईस अंबानी सारा पेट्रोल खरीद ले तो क्या लोग पेट्रोल यूज कर पाएंगे? नहीं। तो सीमित संसाधनों के उचित प्रयोग के लिए प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों की पूर्ति के लिए। भाई देखो, आपका अधिकार है कि आप, स्वतंत्रता है कि आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन किसी को गाली निकालोगे तो क्या उस दूसरे बंदे की स्वतंत्रता का सम्मान हो रहा है? नहीं हो रहा। तो दूसरे व्यक्ति के अधिकारों की पूर्ति के लिए भी प्रतिबंध चाहिए। मुक्त समाज में अपने विचारों को बनाए रखने के लिए। आपको पता है इंडिया में कोई भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन अगर आप सरकार को गलत बोलते हो या कानून को गलत बोलते हो, आपको सजा मिलती है। तो मुक्त समाज में व्यवस्था को ठीक ढंग से बनाए रखने के लिए प्रतिबंधों की आवश्यकता है। इन शॉर्ट, एक अच्छे समाज की व्यवस्था के लिए प्रतिबंध चाहिए। जैसा कि अगर आप गलती करते हो तो आपके माता पिता आपको पीटते हैं। क्यों पीटते हैं? गलती करते हो। तो अगर पीटेंगे नहीं तो क्या करेंगे? आप और गलत करोगे। तो प्रतिबंध किस लिए चाहिए? कल्याण के लिए। कल्याण के लिए, समाज के विकास के लिए प्रतिबंध चाहिए। और एक टकराव की स्थिति को रोकने के लिए और सार्वजनिक कल्याण के लिए। तो मेन तो यही सार्वजनिक कल्याण के लिए बेटा। आगे बढ़ते हैं। हानि का सिद्धांत किसने दिया? ये J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल ने हानि का सिद्धांत दिया है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने हानि का सिद्धांत दिया है। हानि का सिद्धांत क्या है वो आपको पढ़ के मैं समझाता हूँ। ठीक है, इस पूरी लाइन से आप हानि का सिद्धांत समझ जाओगे। इस एक वीडियो से पूरा चैप्टर आप समझ जाओगे। किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता, यानी कोई व्यक्ति आज़ाद है, मैं व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से दखल, हस्तक्षेप को दखल बोलते हैं,
दखल करने का इकलौता लक्ष्य क्या है? दखल करने का इकलौता लक्ष्य है आत्मरक्षा। यानी आप किसी व्यक्ति की आज़ादी में तभी दखल कर सकते हो जब सवाल आत्मरक्षा का जाता है। जैसे कोई व्यक्ति को आज़ादी है गन रखने की, वो गन कहीं भी यूज़ कर रहा है, लेकिन अगर वो किसी को मार रहा है तो हम क्या करेंगे? उसकी गन छीन के उसको पकड़ेंगे, उसको मारेंगे। तो यही है हानि का सिद्धांत कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से दखल तभी कर सकते हैं जब इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा हो। ठीक है, अगर पुलिस वाले के पास गन है लेकिन वो मुजरिम के लिए यूज़ कर रहा है तो हम उसकी गन नहीं छीनेंगे, लेकिन किसी आम आदमी के पास गन है और लोगों को तंग करने के लिए उस गन का प्रयोग कर रहा है तो हम छीनेंगे। सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य क्या है? अन्य को हानि से बचाना। यानी जब हम किसी व्यक्ति के द्वारा अन्य को हानि से बचाते हैं तो हानि का सिद्धांत कहलाता है। यानी किसी व्यक्ति की या लोगों की स्वतंत्रता तभी छीन सकते हैं जब वो क्या कर रहे हैं? दूसरे की स्वतंत्रता खतरे में डाल रहे हैं। हम आतंकवादियों को क्यों आज़ाद नहीं छोड़ते? इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वो अन्य लोगों की आज़ादी को खतरा में डालते हैं। तो ये हानि का सिद्धांत जेएस मिल ने दिया कि हम सिर्फ इसी कंडीशन में किसी की आज़ादी छीन सकते हैं क्योंकि उस आज़ादी का किसी और के लिए गलत अर्थ निकल रहा हो। तो जेएस मिल ने काम को 2 बार में बताया कि कार्य 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्व संबंध, एक होता है पर संबंध। स्व संबंध जो काम करने से आपको ही फर्क पड़े, एक होता है पर संबंध जिस कार्य करने को समाज को फर्क पड़े। स्व संबंध का मतलब है आप ड्रग्स ले रहे हो, हम मना नहीं कर सकते लेकिन रोक सकते हैं, लेकिन आप समाज को ड्रग्स बेच रहे हो तो हम मना कर सकते हैं। तो ये हानि का सिद्धांत है। स्व संबंध जिसका प्रभाव केवल व्यक्ति पे करने वाले पे पड़ता है। ये आ सकता है 1 नंबर में कि स्व संबंध का मतलब क्या है और पर संबंध का अन्य व्यक्ति पर पड़ता है। तो जिस कार्य का प्रभाव अन्य व्यक्ति पर पड़े और वो समाज के लिए हानि पहुंचा रहा हो तो उस पर हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। यानी किसी व्यक्ति की आज़ादी में प्रतिबंध कब लगाते हैं? जब वो किसी अन्यों की आज़ादी में खलल डाले। इसे हानि का सिद्धांत कहते हैं जिसे जेएस मिल ने दिया है। अब व्यक्ति के कार्य 2 तरह के होते हैं बेटा, स्व संबंधी कार्य और पर संबंधी कार्य। राज्य का किसी व्यक्ति कार्य और इच्छा के खिलाफ प्रतिबंध तब लगाता है जब किसी अन्य को हानि से बचाना होता है। इसे बोलते हैं हानि का सिद्धांत। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है बेटा स्वतंत्रता बनाम स्वतंत्रता, यानी लिबर्टी बनाम फ्रीडम। तो इसके बारे में समझते हैं क्या है लिबर्टी और फ्रीडम, ध्यान से देखेंगे बेटा। हालांकि हम दोनों को एक ही मान लेते हैं लेकिन दोनों में अंतर है। लिबर्टी लैटिन शब्द से बना है जिसका अर्थ है मुक्त व्यक्ति की स्थिति। तो लिबर्टी व्यक्ति के पर्सनल से जुड़ी है, यानी लिबर्टी व्यक्तिगत है। लिबर्टी क्या है बेटा? व्यक्तिगत है। लिबर्टी लैटिन शब्द से आया है जिसका अर्थ है मुक्त व्यक्ति की स्थिति, जबकि स्वतंत्रता अंग्रेजी शब्द फ्रीडम से बना है। स्वतंत्रता अंग्रेजी शब्द फ्रीडम से बना जिसका अर्थ है मुक्त राज्य। मुक्त राज्य यानी इंडिया आज़ाद हुआ था तो ये फ्रीडम वर्ड आएगा, लेकिन हमें जो आज़ादी मिली है वो लिबर्टी मिली है। तो व्यक्ति को जो आज़ादी मिलती है उसे लिबर्टी कहते हैं क्योंकि व्यक्तिगत होता है। और स्वतंत्रता ये काट दो, ये लिबर्टी नहीं आएगा। फ्रीडम से बना जिसका अर्थ है मुक्त राज्य। फ्रीडम एक बड़ा कंसेप्ट है, लिबर्टी व्यक्ति से जुड़ी होती है, फ्रीडम राज्य से जुड़ा होता है। तो फ्रीडम बेटा राज्य से जुड़ा होता है और लिबर्टी लिख दिया मैंने व्यक्ति से जुड़ी होती है। आगे, व्यक्ति की स्वतंत्रता की इच्छा के अनुसार कार्य करने, स्वयं को अभिव्यक्त करने की शक्ति है। तो लिबर्टी क्या है? व्यक्ति की आज़ादी से इच्छा के अनुसार कार्य करना और स्वयं को अभिव्यक्त करने की शक्ति। तो लिबर्टी एक व्यक्ति के खुद से जुड़ी होती है, जबकि फ्रीडम किसी के कार्य को निश्चित करने की शक्ति। फ्रीडम लिबर्टी से अधिक ठोस संकल्पना है। फ्रीडम व्यक्ति के राज्य के साथ, अन्य व्यक्तियों के साथ, परिस्थितियों के साथ संबंध है। यानी कि फ्रीडम एक व्यक्ति का राज्य के साथ जो संबंध है, जो जैसा बिहेव करता है उसको फ्रीडम कहते हैं। जबकि लिबर्टी क्या है? अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करो। तो लिबर्टी व्यक्तिगत होती है, फ्रीडम राज्य लिबर्टी के माध्यम से अपने नागरिकों को फ्रीडम देता है। यानी राज्य लोगों को लिबर्टी देता है और जो लोग व्यवहार करते हैं सरकार से, समाज से, वो फ्रीडम कहलाता है। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। लिबर्टी व्यक्तिगत और फ्रीडम राज्य। तो देख लो, स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम की बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति की स्थिति ठीक है, एक मुक्त व्यक्ति की स्थिति, कार्य करने की शक्ति, कुछ करने की स्वतंत्रता, ये फ्रीडम में आ गया। लिबर्टी स्वतंत्र इच्छा की व्यवस्था, निर्णय लेने की शक्ति, यानी ये पर्सनल जुड़ा हुआ बेटा।
व्यक्तिगत रूप से, जैसे अपने आप कि मुझे ये खाना है, वो नहीं खाना है, मुझे ये कपड़े पहनने हैं, क्या है लिबर्टी। फ्रीडम क्या है कि समाज में कोई व्यक्ति थोड़ी नंगा घूम जाए, नंगा तो नहीं घूम सकता क्योंकि वो अन्य लोगों को बुरा लगेगा। तो फ्रीडम होता है जो व्यवहार समाज के साथ करता है, और लिबर्टी होता है जो अपने आप अपने से व्यवहार करता है। ठीक है। और इन दोनों संकल्पना का जो एक विशेषता है कि दोनों संबंधित हैं, एक दूसरे की प्राप्ति में बाधा मुक्त हैं, यानी दोनों से ही व्यक्ति का विकास होता है। स्वतंत्रता के दो आयाम बेटा, नकारात्मक और सकारात्मक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्वतंत्रता के कितने आयाम है? दो आयाम। आयाम मतलब दो पथ, जबकि प्रकार होता है कितनी तरह की होती है। तो चार तरह की स्वतंत्रता आपने पढ़ ली, लेकिन आयाम दो हैं, सकारात्मक व नकारात्मक। अब इन दोनों को बताता हूँ आपको। नकारात्मक किसने दिया है? जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल ने, जिसने हानि का सिद्धांत दिया है, और एफ.ए. हायक ने दिया है। नकारात्मक भाव में इसका जो अर्थ है वो है कि व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध ना हो, यानी वो अपने आप को गाली दे रहा है तो देने दो, ड्रग्स ले रहा है तो लेने दो, गोली मार रहा है मारन दो, ठीक है, अपनी नसें काट रहा है काटन दो। तो नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब है मरन दो, ठीक है, कुछ भी करने दो, ठीक है। व्यक्ति के कार्यों को किसी प्रकार का प्रतिबंध ना हो, वो नकारात्मक स्वतंत्रता होगी। और सकारात्मक क्या होती है बेटा? कि स्वतंत्रता तो आपको है, लेकिन आपके सामने कुछ कंडीशंस भी है, नियमों व कानूनों के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था जिससे मनुष्य अपना विकास कर सके, ठीक है। और आपको पता है बिना कानून के समाज जंगल होता है, किसी को भी मार दो, किसी को भी कूट दो। यदि राज्य कल्याण का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है तो प्रतिबंध लगाना जरूरी है। कल्याण कब आएगा? जब पुलिस वाले चोर को पकड़ेंगे तभी तो कल्याण आएगा, जब मास्क लगाएंगे तभी तो कल्याण आएगा। तो प्रतिबंध हो तो वो सकारात्मक स्वतंत्रता बन जाती है, प्रतिबंध ना हो तो वह नकारात्मक स्वतंत्रता बन जाती है। और मानव समाज में रहता है, उसके कार्य अन्य लोगों को प्रभावित करते हैं, इसलिए कुछ बंधन होने जरूरी हैं। इन द सेंस तर्कयुक्त बंधन, यानी कि लॉजिकल बंधन, यानी कि कोई मास्क लगा रहा है उसका चालान भी काट दें, नहीं कर सकते ना, तो तर्कयुक्त बंधन सकारात्मक। टी.एच. ग्रीन और प्रोफेसर ईसा बर्लिन ये क्वेश्चन पूछेंगे कि सकारात्मक के पक्ष में कौन है? टी.एच. ग्रीन और प्रोफेसर ईसा बर्लिन, और नकारात्मक में जॉन स्टुअर्ट मिल और एफ.ए. हायक, ठीक है। तो एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है बेटा, इसका मतलब है कि इंसान को कुछ भी बोलने दिया जाए। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी, एक बुक का नाम और याद कर लो, जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिबर्टी। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला, फ्रीडम फ्रॉम फियर, आंग सान सू, स्वराज हिंद, महात्मा गांधी जी। इसलिए तो इसने जॉन स्टुअर्ट मिल ने एक बात कही कि सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और उन्हें भी जो गलत बोलते हैं उनको भी, क्योंकि गलत बोलोगे तभी तो सही निकलेगा। इसने 4 लॉजिक दिए स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में। कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं होता, उसमें सच्चाई का कुछ अंश होता है। जैसे आपको पता है, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि पहले कहा जाता था कि ईसाई धर्म में कि पृथ्वी में इतना पाप है कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य चक्कर काट रहा है, लेकिन कॉपरनिकस ने कहा नहीं, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी चक्कर काट रही है। तो कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं होता, जब तक गलत नहीं सुनेंगे तो सही की कदर नहीं होगी। सत्य स्वयं से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि बहुत सारे जो विचार होते हैं, अच्छे बुरे सही गलत, उनसे टकराने के बाद सही होता है, ठीक है। जब आप सवाल करते हो 10 लोग करेंगे, 5 ही गलत होंगे, 5 के बीच में अटक जाएंगे, एक का सही। तो सबसे मेन है कि सबको आज़ादी होनी चाहिए। जब किसी विचार के समक्ष एक विरोधी विचार आता है तभी उसकी विश्वसनीयता सिद्ध होती है। यानी सच्चाई कब लॉजिकल बनेगी? जब आपको गलत पता होगा तभी तो आप सही और गलत में से अंतर कर पाओगे। और एक और चीज, आज जो सत्य है हमेशा सत्य नहीं रह सकता। जो पहले कहा जाता था कि पृथ्वी घूमती नहीं है, सूरज घूमता है, लेकिन आज सब मानते हैं कि नहीं, सूरज स्थिर रहता है, पृथ्वी घूमती है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कई बार प्रतिबंध अल्पकालीन रूप से समस्या का समाधान बन सकते हैं, यानी प्रतिबंध और मूंग को पूरा करते हैं। यानी कि कई बार जो हम अभिव्यक्ति करते हैं उस पर प्रतिबंध होना चाहिए, कई बार नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो स्वतंत्रता के उपाय क्या है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, यानी जिस देश में लोकतांत्रिक सरकार है वहाँ पे स्वतंत्रता लोगों को मिलती है। मौलिक अधिकार हमारे देश में दे रखा है। और 19 से 22 क्या है? 19 से 22 है स्वतंत्रता का अधिकार। कानून का शासन जो इंडिया में है। न्यायपालिका शक्तियों का विकेंद्रीकरण,
शक्तिशाली विरोधी दल, एक विपक्षी पार्टी होना जरूरी है। क्यों? मान लो जो सरकार इस समय है, मान लो बीजेपी की है, अगर वो कुछ गलत कर रही है तो कांग्रेस उसको बोलेगी कि आप गलत कर रहे हो। आर्थिक समानता, विशेष अधिकारों का ना होना, जागरूक, इन सब से आप अपनी आज़ादी की रक्षा कर सकते हो। तो इंसान जागरूक बनो, शिक्षित बनो और होशियार बनो, ये तो मेरी कामना भी है। ठीक है, तो प्रश्नावली आ गई बेटा ये, तो नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली करवाऊंगा मैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और एनबी ई लर्निंग को सब्सक्राइब करें। हम चाहते हैं आपको बेस्ट नॉलेज, बेस्ट टीचर और बेस्ट टाइम में मिले। तो एनबी लर्निंग से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।